शेयर करने वाले हैं आसिफ। हाँ शेयर से स्टार्ट करें। पहले रहना जरा बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ शेयर्स के। सबसे पहली चीज, एक कंपनी को जब कोई कंपनी खुलती है, ये कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। इन कंपनी अकाउंट्स में हमें दो चैप्टर्स मेन पढ़ने हैं। इस पूरी किताब में दो मेन चैप्टर्स हैं। पहले चैप्टर का नाम है क्या, शेयर्स, और दूसरा चैप्टर क्या है, डिबेंचर्स। डिबेंचर्स, ये दो चैप्टर्स हमने पढ़ने हैं, ठीक है। ये शेयर्स डिबेंचर्स होते क्या है, जरा बैलेंस शीट में समझना है एक बार। कोई भी कंपनी खुलेगी, अभी ये नई कंपनी है, ये कंपनी कब अपनी अर्निंग शुरू कर देगी, पहले इसको कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो कहीं कोई बिल्डिंग खरीदनी है, यहाँ खरीदेगी, बिल्डिंग खरीदेगी, मशीन खरीदेगी, जो भी चीजें इसको चाहिए वो यहाँ पर खरीदती चली जाएगी। पता चला इसको 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी इसने यहाँ, तब तो ये कुछ कमाना शुरू करेगी। बात आती है ये 20 लाख आएंगे कहाँ से, ये 20 लाख आएंगे कहाँ से। तो ये जहाँ से जुटते हैं ये पैसे, जो हम जुटा पाते हैं, वो साइड की लायबिलिटी साइड होती है, इसे हम फाइनेंस कहते हैं। इस साइड को जो लायबिलिटी साइड होती है, इसको हम क्या कहते हैं, फाइनेंस होती है। फाइनेंस का मतलब पैसे जुटाना, सिंपल अपनी लैंग्वेज में समझे तो पैसे का व्यवस्था करना। हम यहाँ से व्यवस्था करते हैं पैसे की। और ये साइड जो असेट्स साइड होती है, ये कौन सी होती है, इन्वेस्टमेंट। ये कौन सी होती है, इन्वेस्टमेंट की साइड होती है। आई बात समझ में। तो एक साइड आपकी क्या है, फाइनेंस, और एक साइड आपकी इन्वेस्टमेंट। जो फाइनेंस की साइड है, यहाँ पैसा सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट हेड होता है वो होता है इक्विटी। क्या होता है, इक्विटी। ये इक्विटी क्या होती है, ये ओनर्स फंड, इसी को कहा जाता है इक्विटी को, ओनर्स फंड यही कहा जाता है। शेयर होल्डर्स फंड इसी को कहा जाता है। ये इसके कुछ नाम है, आगे काम आएंगे। जरूर कैपिटल कह लो, शेयर होल्डर्स फंड कह लो, शेयर कैपिटल कह लो, कुछ भी कह लो, ये यही है, ठीक है। और ये शेयर, ये कैसी है, इक्विटी, मालिकों का पैसा है ये, ठीक है, मालिकों का पैसा है। यानी इन्होंने जो भी जिसका भी पैसा यहाँ लगाया है वो कंपनी का मालिक है। आई बात समझ में। जो दूसरा हेड होता है वो क्या होता है, डेप्ट होता है। वो क्या होता है, डेप्ट। डेप्ट का मतलब कर्जा, डेप्ट का मतलब कर्जा। कर्जे दो होते हैं, एक ये भी डेप्ट है और एक तीसरा भी डेप्ट होता है, लेकिन इसको हम करंट लायबिलिटी कहते हैं, इसको हम डेप्ट नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं, करंट लायबिलिटी है ये भी डेप्ट है, ये भी डेप्ट, ठीक है। इसको हम डेप्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये असली डेप्ट यही है, ये लॉन्ग टर्म डेप्ट है। कैसा डेप्ट है, ये लॉन्ग टर्म डेप्ट है। और ये डेप्ट कैसा डेप्ट है, शॉर्ट टर्म डेप्ट है, ये शॉर्ट टर्म डेप्ट, ठीक है। दोनों है, दोनों ही डेप्ट है, लेकिन डेप्ट बोलेंगे इसी को। आगे हम एक किताब पढ़ेंगे, उसमें कहीं अगर डेप्ट नाम आएगा ना तो डेप्ट इसके लिए कहेगा, और अगर टोटल डेप्ट कह दिया तो 2 और 3 दोनों के लिए कहेगा। आई बात समझ में। हाँ, आगे एक किताब आएगी जिसमें आपको ये बात यहाँ पर वहां लिंक करेगी, ठीक है। कैसे लिंक करेगी, है ये भी डेप्ट है, ये भी डेप्ट। खाली डेप्ट बोला तो इसको बोला, और अगर टोटल डेप्ट बोल दिया दोनों को, दोनों शामिल है उसमें, ठीक है। लेकिन इसको ये शॉर्ट टर्म है, वो लॉन्ग टर्म है। क्लियर है, बात समझ आई। इस डेप्ट के कुछ कंपोनेंट्स बताओ, किससे ये डेप्ट जनरेट होता है। ये कर्जा है, कर्जा, ये मालिकों का पैसा है, और ये कर्जा है। कर्जा कहाँ से जनरेट होता है, बैंक लोन से, और बैंक लोन, डिबेंचर्स, डिबेंचर्स इस कैटेगरी में आते हैं, बॉन्ड्स इस कैटेगरी में आते हैं, बॉन्ड्स, ठीक है। डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ये इस कैटेगरी के हैं, और शेयर्स इस कैटेगरी के हैं। आई बात समझ में। शेयर्स उस कैटेगरी के हैं, डिबेंचर्स इस कैटेगरी के हैं, और सीएल को तुम अच्छे से पहचानते हो। तो अब जो हमने चैप्टर पढ़ने हैं वो ये और ये 2 चैप्टर पढ़ने हैं। आई बात समझ में कि ओनर्स फंड हम कैसे इकट्ठा करें। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि ओनर्स फंड कैसे शेयर्स को इशू करके पैसा कैसे फाइनेंस किया जाता है, और ऐसे ही डिबेंचर्स को इशू करना, और डिबेंचर्स को मैच्योर्ड भी कर दिया जाता है। उसकी मैच्योरिटी जब होती है डिबेंचर्स की, उसको रिडम्पशन कहा जाता है, ठीक है, रिडम्पशन। अभी आगे डिबेंचर्स में ही बात करेंगे उसकी। तो शेयर्स, अब हम आते हैं शेयर्स पर।
शेयर्स को इशू करने से जो कैपिटल इकट्ठा होती है उसे हम शेयर कैपिटल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल कहते हैं। और ये शेयर कैपिटल दो टाइप के शेयर से इशू करके जनरेट होती है। नंबर 1 इज इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड नंबर 2 इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो हम क्या सीखेंगे, जब हम इनको इशू करते हैं तो हमें पैसा दो टाइप से मिलता है। दो टाइप से, कौन से दो टाइप से? एक तो आपको एक साथ मिल जाएगा लंप सम अमाउंट, जिसे हम कहते हैं लंप सम, है ना, इकट्ठे मिल जाएगी। और दूसरा जो असली इसमें क्वेश्चंस आते हैं वो होता है इंस्टॉलमेंट में हमको पैसा मिलता है। ठीक है, एक तो होता है लंप सम में कि 1 लाख शेयर इशू करें, भाई देखो 1 लाख शेयर इशू करें एट द रेट ऑफ 10 ईच, 10 रुपए का एक शेयर है, तो इसका पैसा दो बातें हो सकती है। इससे पैसा आना कितना है कंपनी के पास? 1 लाख शेयर है, 10 का एक है, इसका मतलब टोटल शेयर कैपिटल कितनी आनी है कंपनी के पास? 10 लाख। कितनी आनी है? 10 लाख। 1 लाख इंटू 10 कितना हो गया? ये रुपीस में शेयर कैपिटल आएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना कोई भी अमाउंट अगर रुपीस में दी है तो वो शेयर कैपिटल है, वो शेयर। और अगर ऐसे 1 लाख शेयर्स गए हैं इनके आगे रुपीस नहीं लिखा है तो ध्यान रखना वो शेयर नंबर ऑफ शेयर्स है रुपीस से। बच्चों को यहाँ भी कंफ्यूजन हो जाती है, वहां कहीं रुपीस और वो शेयर्स को ध्यान नहीं दे पाते हैं। वो रुपीस वाले को शेयर्स की गिनती समझ लेते हैं और गिनती वाले को रुपीस समझ लेते हैं, कई बार हो जाता है ऐसा। तो रुपीस को अगर समझना है तो इसका मतलब इसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ठीक है, तो ये पैसा इकट्ठे, एक तो कैसे आ जाएगा? इकट्ठे आ जाएगा लंप सम अमाउंट। तो लंप सम अमाउंट आएगा तो उसको हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, नहीं करेंगे? बैंक डेबिट होगा नहीं। लंप सम अमाउंट हमने शेयर्स इशू करे तो बैंक से पैसा आया नहीं आया? बैंक में पैसा आएगा हमारे 10 लाख रुपया पूरा एक बार में आ जाएगा ये। ठीक है, और इसके लिए क्रेडिट किसे किया जाएगा? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ऐसा क्यों किया जाता है अभी आपको बात समझ आएगी आगे। इंस्टॉलमेंट वाला जब मैं करूंगा ना तब ये बात समझ आएगी। और ये तो हो गई किसकी? ये तो मनी रिसीव्ड की एंट्री हो गई ना। ये किसकी हो गई? रिसीव्ड की। हमेशा पहले पैसा रिसीव होता है बाद में अलॉट होता है, हमेशा फर्स्ट एंट्री। ठीक है, पहला पैसा आएगा तब मैं चिट्ठियां अलॉट करूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले अलॉट कर दूंगा बाद में पैसे देना, भाई नहीं, पहले पैसा दोगे तब तुम्हारे नाम पे चिट्ठियां अलॉट करी जाएंगी। यानी ड्यू की एंट्री सेकंड होगी, होगी नहीं होगी ड्यू की एंट्री सेकंड? तो ड्यू की एंट्री जब दूसरी होगी तो यहाँ शेयर कैपिटल एप्लीकेशन में क्रेडिट हो रखा है ना, इसे डेबिट कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितनी? 10 लाख। आई बात समझ में? और समझने के लिए देखो मैं इस एंट्री में से ना ये शेयर कैपिटल जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्रेडिट है और यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट है ना, इन क्रेडिट से डेबिट कर जाएगा नहीं कर जाएगा? एंट्री क्या दिख रही है? ये वही वाली एंट्री है जो 11th में आप समझते आए है ना। बैंक कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट है ना। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश वाली एंट्री है ये। ठीक है, ऊपर रिसीव्ड की है, नीचे ड्यू की है। इसकी कंपाउंड एंट्री करी जाए तो ये निकल के आएगी बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, और दो टुकड़ों में हमने बनाई है इसीलिए वो इस तरीके से दिखेगी। बात आई समझ में? ये तो लंप सम अमाउंट की बात हो गई। अब असली क्वेश्चन जो आता है वो असली क्वेश्चन इससे नहीं आता है। असली क्वेश्चन किससे आता है? इंस्टॉलमेंट में, किस्तों में पैसा आता है। ठीक है, किस्तों में कैसे आएगा? देखो किस्तों में पैसा आने से पहले इसके कुछ ना कैटेगराइज किया गया है इसको। ठीक है, तो कैटेगराइज करने में एक कैटेगरी तो ऐसी आती है कि शेयर्स जो हम इशू करते हैं ना, इशूड एट एक तो करते हैं हम पार पे और एक करते हैं हम डिस्काउंट पे और एक करते हैं हम प्रीमियम पे। तीनों की चीजें समझना। मान लो 10 रुपए का एक शेयर है, शेयर की अमाउंट कितनी है? 10 रुपए। तो अगर 10 रुपए का शेयर 10 रुपए पे बिक रहा है तो वो पार है।
₹10 का शेयर अगर 10 में बिक रहा है फेस वैल्यू पे तो वो 5 में बिक रहा है, और अगर 10 का शेयर 8 में बिक रहा है तो डिस्काउंट पे। 10 का शेयर 8 में है तो डिस्काउंट है, और 10 का शेयर अगर 12 में है तो प्रीमियम पे। एक कैटेगरी तो ऐसी है, ठीक है। और इसमें ये डिस्काउंट की कैटेगरी अब खत्म हो गई है। डिस्काउंट की कैटेगरी अब नहीं इशू होते हैं डिस्काउंट पे। कब से नहीं होते हैं ये डिस्काउंट पे इशू? कौन सा एक्ट है वो जिसपे ये इशू होते हैं? कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार अमेंडमेंट एक्ट है, 2013 का अमेंडमेंट एक्ट है। यहाँ से जो है अब डिस्काउंट पे इशू होने बंद हो गए हैं, ठीक है। अब लेकिन अब भी एक कैटेगरी के शेयर्स हैं जो डिस्काउंट पे इशू होते हैं। एक कैटेगरी है शेयर्स की जो डिस्काउंट पे इशू होती है। क्या नाम है उस कैटेगरी का? स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर, इसका नाम याद रखना, स्वेट इक्विटी शेयर्स। ये इस शेयर्स का नाम है। ये आज भी डिस्काउंट पे इशू होते हैं। पहला क्वेश्चन इससे यही आता है, वो शेयर्स का नाम बताओ जो डिस्काउंट पे इशू होते हैं। तो कौन से हैं ये? स्वेट इक्विटी शेयर। दूसरा क्वेश्चन इससे आता है, ये किनको दिए जाते हैं, किनको इशू किए जाते हैं? एम्प्लॉइज को। वो एम्प्लॉइज जिन्होंने कंपनी में, स्वेट का मतलब पसीना है, वो एम्प्लॉइज जिन्होंने कंपनी में 10 साल से 20 साल से नौकरी कर रहे हैं और खून पसीना बहा रखा है, कंपनी के लिए कुछ कर रखा है। कंपनी उनको कहती है कि भाई ये 100 रुपए का एक शेयर है, 60 में आप लोगों के लिए, है ना, जिसका जितनी हिम्मत हो खरीद लो, है ना। ये स्वेट इक्विटी शेयर्स केवल डिस्काउंट पे अपने कंपनी वालों को मोटिवेट करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए उनको दिए जाते हैं, ठीक है। बाकी अब डिस्काउंट पे इशू होने बंद हो गए। क्लियर हो गया? तो अब हम शेयर्स को इशू करेंगे। पार वाला आसान केस है, प्रीमियम वाला ही कठिन है, ध्यान रखना। सारा लफड़ा जो है बिना सुना वो प्रीमियम में है। तो ऐसा क्वेश्चन तो बहुत ही रेयर आता है पार वाला, है नहीं? क्यों? आगे आपको फिर समझ लो सभी से बन जाता है ऐसा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। प्रीमियम वाले में फंसते हैं बच्चे, उनसे नहीं मिलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन जनरली जो आता है वो प्रीमियम वाला ही आता है। एक कैटेगरी और समझना है इसकी शेयर को इशू करने की। एक तो कैटेगरी ये हो गई भाई पार पे करें या प्रीमियम पे करें। बात होती है सब्सक्रिप्शन की। इसकी सब्सक्रिप्शन की। कभी इससे भी क्वेश्चन पूछ देता है, कितना परसेंट इशू होना मतलब कब सक्सेसफुल माना जा सकता है इसको। 90% एप्लीकेशंस कम से कम आ जानी चाहिए, 90% की चिट्ठियां आ जानी चाहिए, तब माना जाएगा ये सक्सेसफुल। तो ये जो चिट्ठियां आ जानी चाहिए कहता हूं ना, यही सब्सक्रिप्शन है। ये क्या है? यही सब्सक्रिप्शन है। तो ये सब्सक्रिप्शन 3 टाइप का हो सकता है। ये सब्सक्रिप्शन 3 टाइप का हो सकता है। कैसा? एक होता है फुल सब्सक्रिप्शन, एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। आई बात समझ में? एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, एक होता है फुल सब्सक्रिप्शन, एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। इसको समझना, अगर 1 लाख शेयर मैंने इशू करे हैं और पूरी 1 लाख चिट्ठियां आ गई तो फुल सब्सक्रिप्शन। अगर मैंने 1 लाख शेयर इशू करे, 90,000 की चिट्ठियां आई तो अंडर सब्सक्रिप्शन। और अगर 1,20,000 चिट्ठियां आ गई तो ओवर सब्सक्रिप्शन। आई बात समझ में? पहले तो केसों को समझ लो कि ऐसे ऐसे केस होते हैं। इन केसों में भी ये और ये बहुत आसान है, सारा लफड़ा इसमें। तो ओवर और प्रीमियम का क्वेश्चन आता है क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो हमेशा कैसा आता है? एक तो ओवर सब्सक्रिप्शन मिलेगी क्योंकि इसमें कहीं लकड़ी है, ठीक है, और एक प्रीमियम जरूर मिलेगी, इसमें भी लकड़ी है। आई बात समझ में? इन दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन बना के देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम आज समझेंगे फुल सब्सक्रिप्शन और पार को समझ लो। फुल सब्सक्रिप्शन और पार को समझ लो, आसान चीज है। चलो एक इजी क्वेश्चन देखो, इधर देखो क्वेश्चन समझना, इधर खाते, इधर ध्यान दो। मैं एक आसान सा क्वेश्चन मैं अपने मन से आपको देता हूँ। 1 लाख शेयर इशू है, कितने? 1 लाख शेयर। तो ये जो पहला डिब्बा है ना, इस कॉर्नर पे ये इंफॉर्मेशन के लिए है, ध्यान रखना। इसमें क्या इंफॉर्मेशन लिखते हैं? 1 लाख शेयर्स issued at the rate of 10 each, at the rate of 10 each। 10 का 10 पे ही है,
इसका पैसा कैसे कैसे आएगा क्वेश्चन में बताया जाएगा आपको, ठीक है। जैसे कह देगा एप्लीकेशन पे 3 रुपया, एप्लीकेशन पे 3 रुपया, अलॉटमेंट पे 4 रुपया और फर्स्ट कॉल पे 3 रुपया, ऐसा कह देगा। या बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल ऐसा भी कह देता है, ठीक है। तो आपको ये 3 अमाउंटें पता चल जाएंगी। 3 और 4 कह के बैलेंस छोड़ देगा तो 3 ही होगा, क्योंकि 3 और 4 और 3 7 10 है ना। ये शेयर कैपिटल ही है, ये 3 रुपया क्या है ये, जैसे ये शेयर कैपिटल की फुल अमाउंट है, शेयर कैपिटल की फुल अमाउंट कितनी है 10, और एप्लीकेशन वाली कैपिटल 3, अलॉटमेंट वाली कैपिटल 4, ये 3, तो टोटल कैपिटल की अमाउंट 10। बोले चिट्ठियां आई कितनी 1 लाख की, 1 लाख चिट्ठियां भी रिसीव्ड कितनी हुई, ऐसा बताएगा कि आपने शेयर्स भी इशू 1 लाख के करे हैं और चिट्ठियां भी 1 लाख की आई हैं। तो जब 1 लाख की चिट्ठियां आ गई, इसको रिसीव्ड एप्लीकेशंस को यहाँ लिखना हमेशा इसके टॉप पे, ठीक है। एप्लीकेशन जो रिसीव्ड होंगी उसको यहाँ पे लिखना, ठीक है। उसका कारण क्या है, हमेशा पहली एंट्री इससे होगी, बाकी सारी एंट्रियां इससे होंगी। अब ये जो भी अमाउंट हो, ठीक है, कभी हो सकता है 1 लाख का 1/20 है ना, 1 लाख इशू करे और 1/20 की चिट्ठियां आई, तो पहली एंट्री किससे होगी, इस 1/20 से, बाकी सारी एंट्रियां इस 1 से। तो लॉजिक है यहाँ एप्लीकेशन रिसीव्ड लिखना, यहाँ इशूड लिखना, और पहली एंट्री हमेशा इस 1 लाख से करना, फर्स्ट एंट्री, और बाकी सारी ऑल एंट्री इससे होंगी। यही बात समझ में पहली बार। फिर इसमें 2 कॉलम्स बनते हैं, एक बनता है ड्यू का और एक बनता है रिसीव का। ये बनता है ड्यू का कॉलम और ये बनता है रिसीव का कॉलम। इसी की एंट्रीज ध्यान रखना, हमेशा जब पहले एप्लीकेशन हमेशा पहले रिसीव होती है, बाद में ड्यू होती है। यही बात समझा रहा था, जो एप्लीकेशन की मनी है वो एप्लीकेशन के संग पहले मनी आएगी, फिर हम ड्यू करेंगे, ठीक है। और बाकी सारे केसेस में पहले ड्यू होगा फिर रिसीव होगा, पहले ड्यू होगा फिर रिसीव होगा। यही बात समझ में। इसलिए इनका सीरियल कैसे बनता है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे सीरियल होता है। यही बात समझ में। ये इसका ना इसी क्रोनोलॉजी में लिखोगे आप, ठीक है। जर्नल एंट्रीज हमेशा पहली जर्नल एंट्री ये होगी, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, छठी है, ठीक है। ये गिनती है इनकी। अब इनकी जर्नल एंट्रीज की पहले अमाउंट समझ लो, अमाउंट कैसे निकलेगी, फिर एंट्री कैसे होगी, ठीक है। अमाउंट देखो, पहली एंट्री इससे होगी तो 1 लाख इंटू 3 लाख की अमाउंट हो गई। दूसरी एंट्री है 1 लाख इंटू 3 लाख, ये वो वाली एंट्री। अब इससे कुछ नहीं होएगा, इससे बस एक ही बार करोगे, चाहे जैसी भी केस होगा, ठीक है। उससे पहली करोगे, बाकी सब इससे करनी है। तो 1 लाख इंटू 4 लाख, ये भी 4 लाख, ये भी 3 लाख, ये भी 3 लाख। ये सबसे आसान क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। इसमें अभी कुछ भी फालतू नहीं डाला है, सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। कोई डिफॉल्टर नहीं है, कुछ नहीं है, कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई प्रीमियम नहीं है, सादा क्वेश्चन। रिसीव की एंट्री में हमेशा बैंक डेबिट होएगा, रिसीव की एंट्री में हमेशा बैंक अकाउंट डेबिट होएगा। हमें पता भी है कभी कहीं से पैसा आता है तो बैंक डेबिट ही होता है रिसीव की। और वैसे भी नहीं भी पता हो तो तुम्हें वो 11वीं वाली 11th क्लास वाली वो एंट्री याद आनी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो उसकी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल थी, तो कैश की जगह बैंक अकाउंट डेबिट करना है रिसीव्ड में, और कैपिटल की जगह टू शेयर कैपिटल लिखना है। क्या लिखना, शेयर कैपिटल। खाली कैपिटल मत लिखना, खाली कैपिटल होती है प्रोप्राइटर की, जो अकेला आदमी, मैं मालिक हूँ, एक दुकान खोलने जा रहा हूँ, मैं जो पूंजी लाऊंगा वो कैपिटल कहलाएगी। हम सब लोगों ने पब्लिक ने मिलकर किसी कंपनी को पैसा दिया है, शेयर कैपिटल है, ठीक है, शेयर खरीदे हैं वो। तो ये एंट्री याद रहेगी। तो ध्यान रखना है, इस रिसीव्ड की एंट्री में चाहे इस डिब्बे की एंट्री हो बैंक डेबिट होगा, इस डिब्बे की एंट्री हो बैंक डेबिट होगा, इस डिब्बे की एंट्री हो बैंक डेबिट होगा, ठीक है। तो क्रेडिट क्या होगा, जो ऊपर है ना, देखो एक बार इसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, इसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट। बात आ रही है समझ में। जो ये ड्यू वाली एंट्रीज हैं इनमें सब में, इसमें भी, उसमें भी और
उसमें भी हमेशा शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी। तो डेबिट क्या होएगा, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल 3 लाख, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 4 लाख, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 3 लाख। आई बात समझ में? एक बार सिस्टमैटिकली देखो एंट्रीज, एक बार मेरे मुंह से सिस्टमैटिकली सुनना। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट एप्लीकेशन 3 लाख, दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 3 लाख, तीसरी एंट्री शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, चौथी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, पांचवी एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, छठी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। आई बात समझ में? इतनी अगर बात समझ आ गई, अब तुम कोई सा भी क्वेश्चन निकाल लो और तुम्हें समझ आएगी।